जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे विराम चिन्ह। इसके पहले की क्लास में हमने विराम चिन्ह पढ़ा था। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है यह मैंने आप सभी को बताया था कि विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। किसके अनुसार किसके अनुसार यह संख्या 20 बताई गई है, यह आप सभी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने कल की क्लास में बता दिया था। तो हमने 10 विराम चिन्हों को देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे 11वें विराम चिन्ह से। कहाँ से? 11वें विराम चिन्ह से शुरू करते हैं। तो हमारा 10वां विराम चिन्ह क्या था? कोष्ठक का था, जो हमने बताया था 3 तरह के होते हैं। छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक जिसे बोलते हैं। तो आज हम उसी के आगे 11वां होगा हमारा क्या कि लाघव चिन्ह। कौन सा? लाघव चिन्ह। ये जो लाघव चिन्ह होता है, उस चिन्ह का निशान यानी कैसा होता है यह हमें देखना है। तो लाघव चिन्ह का निशान इस प्रकार होता है। कैसे होता है? इस प्रकार होता है। इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं यह देखते हैं। जैसे हमें कोई शब्द को संक्षेप में लिखना हो तो हम वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सभी देखते हैं, डॉक्टर लिखना हो या फिर जैसे प्रोफेसर लिखना हो इत्यादि शब्द होते हैं। तो क्या करते हैं? इस प्रकार लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए। इसके बाद हम अब अगला चिन्ह देखते हैं। कौन सा? हंस पद। कौन सा? हंस पद या त्रुटि बोधक। ये हमारा 12वां है। हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। त्रुटि बोधक चिन्ह। क्या? त्रुटि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है हम यह देखेंगे। तो त्रुटिपूर्ण या त्रुटि बोधक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है। कैसे? इस प्रकार से होता है। यह प्रयोग कहां पर किया जाता है? जैसे हम किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को लिखते हैं और वहां पर हमसे त्रुटि हो जाती है, किसी शब्द को हम भूल जाते हैं लिखना। क्या? कि किसी शब्द को लिखना हम भूल जाते हैं। जैसे देखते हैं, मोहन बाजार से लाना भूल गया। ये वाक्य को आप सभी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है कि मोहन बाजार से लाना भूल गया। अब बाजार से कुछ लाना था, उसे भूल गया। तो यहां पर लग रहा है कि किसी शब्द को या कोई शब्द छूट गया है, यानी त्रुटि हो गई है। क्या हुआ कि कोई शब्द छूट गया है या त्रुटि हो गई है। तो हम क्या कहते हैं? बाजार से लाना भूल गया है। तो इस जगह पर इस प्रकार से हम निशान बना देते हैं। कैसे? इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रकार चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें मालूम हो जाता है कि इस जगह पे हमें त्रुटि हुई है। तो वो मोहन बाजार से यहाँ पर लिख सकते हैं
सामान, क्या मोहन बाजार से सामान लाना भूल गया, क्या भूल गया। तो इस प्रकार यानी इस त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया त्रुटिबोधक चिन्ह। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला चिन्ह देखेंगे। अगला चिन्ह क्या है? समता या समानता मूलक। 13वां है समता मूलक चिन्ह, क्या समता मूलक चिन्ह या समानता मूलक भी कह सकते हैं, लेकिन समता मूलक ही मिलता है। समता मूलक चिन्ह इस प्रकार होता है, जहां पर समानता हो वहां पर समता मूलक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको भी समझ लीजिए, जैसे हास मीन्स हंसना होता है और इधर हमने लिख दिया हंसना। इन दोनों के बीच में जो चिन्ह लगेगा वह समता मूलक चिन्ह कहलाएगा, क्या वही समता मूलक चिन्ह कहलाता है। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या उपविराम, क्या उपविराम चिन्ह, क्या उपविराम चिन्ह देखते हैं। 14वां है उप विराम या फिर इसी को अपूर्ण विराम भी बोलते हैं, क्या अपूर्ण विराम चिन्ह। अब हम देखते हैं कि अपूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो आप सभी देखिए, अपूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। अब इस चिन्ह को जैसे कहां पर प्रयोग किया जाता है, जैसे दो शब्द हो, दो सेंटेंस हो, दो वाक्य हो और एक समाप्त हो दूसरा हो, तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यहां देख लेते हैं, जैसे प्रदूषण अपने आप में एक शब्द हो गया और दूसरा सेंटेंस दिखाने के लिए जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है, क्या प्रदूषण अपने आप में एक वाक्य कह सकते हैं या शब्द कह सकते हैं, और दूसरा क्या है, एक अभिशाप है। तो यहाँ पर जो इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिससे आपको दिखाई दे इसलिए हमने बड़ा कर दिया। इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, वही होता है उप विराम चिन्ह। क्या होता है? वही चिन्ह होता है उप विराम का। इसके बाद हम दूसरा चिन्ह देखते हैं। आप सभी समझते हुए चलिएगा। उप विराम के बाद आता है क्या? 15वां चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कहां पर करते हैं या कहां पर किया जाता है? तो इस चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर हम किसी शब्द को बार बार नहीं लिखना होता है। हमें किसी शब्द को या किसी सेंटेंस को हमें बार बार ना लिखना पड़े, उस शब्द के नीचे हमें पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे
ये हमारा क्या होता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। इसको थोड़ा हम और बड़ा बनाते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। जैसे मोहन ने 10 रुपए दिए। हमें फिर लिखना हो क्या कि सोहन ने क्या 10 रुपए दिए। तो हम इस 10 रुपए को अब ना लिखकर क्या करेंगे कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार लगा देंगे। क्या इस प्रकार से पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे तो हम सभी समझ जाते हैं कि जो भी लिखा गया है अब इसके नीचे वही शब्द को लिखा जा रहा है बार बार। तो हमें लिखने में बार बार ना लिखने में सहायता होती है क्योंकि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये हमारा 15वां चिन्ह था, विराम चिन्ह था। अब हम इसके बाद अगला देखेंगे। अगला क्या है कि 16वां चिन्ह है लोप या पदलोप चिन्ह। लोप या पद लोप चिन्ह। लोप या पद लोप चिन्ह, यह चिन्ह किस प्रकार से होता है यह हम देखते हैं। ये चिन्ह जैसे डाट 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 कर देते हैं तो यह इस प्रकार से होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यह चिन्ह क्या होता है, जब हम किसी वाक्य को या किसी वाक्य को या किसी सेंटेंस को या किसी अनुच्छेद को लिखते हैं, क्या लिखते हैं और बीच में हम छोड़ देते हैं डाट डाट इस प्रकार से निशान करके। क्या कोई अंश छोड़ देते हैं या छूट जाता है, क्या छोड़ देते हैं या फिर छूट जाता है तो उस जगह पे हमें कोई शब्द हम लिख सकते हैं। जानबूझ के छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है तो ये होता है इस जगह पे हमें पता होता है कि इस जगह पे कुछ हमें लिखना है। यहाँ पर कोई चीज छूट गई है, क्या यहाँ पर अभी कोई चीज छूट गई है। जब हमें पता होगा या बाद में समझ में आएगा या याद आएगा तो हम इस जगह पर उस शब्द को लिख देंगे। तो इसलिए हमारा ये होता है लोप या पदलोप चिन्ह। क्या लोप या पदलोप चिन्ह। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या कि 17वां चिन्ह। कौन सा? 17वां चिन्ह। 17वां क्या होता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इस चिन्ह का निशान जो होता है चिन्ह वह इस प्रकार से होता है। क्या इस प्रकार से होता है। अब इस चिन्ह का प्रयोग हम कहां पर करते हैं यह बताते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर काफी तेज या ऊंची आवाज में या किसी सेंटेंस को थोड़ा सा खींच कर बोलना हो, देर तक बोलना हो, तो वहां पर इस दीर्घ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमें ओम बोलना हो या लिखना हो तो हम इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो दीर्घ का निशान बना हुआ चिन्ह बना हुआ है यही हमारा दीर्घ विराम चिन्ह होता है। जैसे ओम हो गया। और अगर किसी शब्द को देर तक बोलना हो तो जैसे राम इस प्रकार बोलना हो तो हम दीर्घ सूचक चिन्ह या विराम, दीर्घ सूचक उच्चारण
चिन्ह को हम लिखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अब हमारे क्या हुआ, 17 विराम चिन्हों को हमने देख लिया है, 3 विराम चिन्ह हम और देखेंगे। अब हम 3 विराम चिन्ह और देखते हैं। तो ये हमारा 17वां था दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसके बाद हम देखते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या? समाप्ति सूचक चिन्ह। 18वां चिन्ह है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, इस चिन्ह या निशान इसका किस प्रकार से होता है यह देखते हैं। इसका निशान इस प्रकार से होता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है यह आप सभी देखते हैं। देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है, जैसे कोई बुक देखे हों आप, जब बुक का एकदम लास्ट पेज देखें, जब बुक समाप्त हो जाए तो वहां पर, जब बुक समाप्त होती है तो वहां पर क्या होता है कि जहां पर मान लो यहां पर बुक खत्म हो रही है तो उसके बाद ऐसे है, तो यहां पर इस प्रकार से चिन्ह होता है। ये मान लीजिए आपकी बुक का पेज है, तो इस प्रकार यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए होंगे। तो अब इस बुक का लास्ट पेज है ये, तो यहाँ पर इस प्रकार से निशान बना दिया जाता है कि अब ये बुक समाप्त हो गई, यानी इसके बाद अब कोई पेज नहीं है पढ़ने को। तो ये होता है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या होता है? समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। अब हम 19वां चिन्ह देखते हैं। क्या? टीका सूचक। टीका सूचक या फिर इसी को तारक सूचक चिन्ह भी कहते हैं। टीका सूचक चिन्ह या तारक सूचक चिन्ह जो होता है उसका चिन्ह हम देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, चाहे हैज बना दो या फिर स्टार जैसा बना दो या फिर त्रिभुज जैसा बना दिया जाता है। त्रिभुज जैसा बना दिया जाता है या फिर कभी हम प्लस का भी यूज कर लेते हैं। जैसे हम अब देखते हैं इनको, जैसे हमें क्या होता है, कोई पॉइंट लिखना होता है तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, या कोई नोट लिखना हुआ तो हम इस प्रकार से बनाने के बाद चिन्ह आगे कोई सेंटेंस लिखते हैं, आगे कोई सेंटेंस लिख लेते हैं पॉइंट वाइज। पॉइंट पॉइंट करके जब हम किसी शब्द को या किसी सेंटेंस को लिखते हैं तब ऐसा इस प्रकार प्रयोग करते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, टीका सूचक या तारक सूचक चिन्ह होता है, विराम चिन्ह होता है। अब हमने क्या करना है कि 19 चिन्हों को देख लिया हमने, और विराम चिन्ह होते कितने हैं, 20 होते हैं। कितने? 20 होते हैं। तो अब हम लास्ट विराम चिन्ह को देखेंगे। लास्ट विराम चिन्ह क्या होता है, पाद बिंदु सूचक। क्या? पाद बिंदु चिन्ह होता है। कौन सा? पाद बिंदु चिन्ह। क्या होता है? पाद बिंदु चिन्ह होता है। इसको आप देखते हैं इस प्रकार से निशान लगता है या फिर हमें इस प्रकार चिन्ह मिलता है, इस प्रकार चिन्ह मिलता
है। अब ये जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु सूचक चिन्ह होता है, वह प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यह सभी आप देखिए। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अरबी फारसी शब्द जब हम लिखते हैं तो उन शब्दों में हमें इस पाद बिंदु का चिन्ह या निशान या विराम चिन्ह हमें देखने को मिलता है। जैसे हम शब्दों के माध्यम से देखते हैं कि जैसे क्या यह आप सभी देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? जहीर शब्द लिखा हुआ है। क्या? जहीर शब्द लिखा हुआ है। लेकिन इस पाद बिंदु का हम यहां पर इस प्रकार प्रयोग कर देंगे तो ये जा का उच्चारण ना होगे, जा उच्चारण होगा। क्या? जा उच्चारण ना होकर जा उच्चारण होगा। तो हम इस जहीर को ना पढ़ के जहीर पढ़ेंगे। क्या? जहीर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जब नुक्ता का चिन्ह से बोल देते हैं प्रयोग होता है तो ये हमारे अरबी फारसी शब्दों में प्रयोग किया जाता है पाद बिंदु चिन्ह का। और देखते हैं जैसे इसको हम फा बोलते हैं, लेकिन यहां पर निशान लगाने पर फा जैसी चिन्ह यानी उच्चारण आएगा। तो ये हमारा क्या होगा? कफन ना बोल के इसे हम क्या बोलेंगे? कफन। क्या? कफन शब्द बोलेंगे। तो ये हमारे विराम चिन्ह आज हमने देख लिया। तो आज हमारे विराम चिन्ह भी समाप्त हो गए। हम क्या करेंगे? अब कल की क्लास में एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नया पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। आप मेरे ऊपर विश्वास बना कर रखिए और मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं आपको एकदम पूर्ण रूप से पढ़ाऊंगा, 100% देने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए, लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।